प्रिय विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अंतर्गत आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय पर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। भारत में सन 57 की क्रांति। देखिए, मेरिट में अच्छे अंक लाने के लिए हर विषय की एक एक बारीक चीज़ को और एक एक तथ्य को अच्छी तरह समझना होगा। मैं सन 57 की क्रांति की बात करूं तो आपको ये बता दूं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई सन 1757 में प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला परास्त हुए और अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जिसने भारत पर साम्राज्य शुरू किया। भारत में वास्तव में अंग्रेज विदेशी व्यापारी बनकर आए थे। 100 साल लगभग हो गए हैं। उनके क्रियाकलापों से भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। ऐसे कहते हैं चिनगारी। क्रांति का मतलब होता है चिनगारी का फूट पड़ना। तो क्रांति अचानक नहीं होती। वर्षों से दबी हुई जो जन भावनाएं आहत हो रही थी, उन्हीं जन भावनाओं का एक सैलाब जब सन 1857 में हमें जिस रूप में दिखाई दिया, उसे हम कहते हैं सन 57 की क्रांति। सन 57 की क्रांति भारत की आज़ादी का पहला स्टेप था, जिसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटने की जो योजना बनाई थी उसके खिलाफ एक विद्रोह किया था और एक क्रांति लाए थे। और वो क्रांति 1947 में हमारी देश को आज़ादी के रूप में सुखद फल देती गई। सबसे पहले घटनाओं की बात करें, लेकिन हम 3 घटनाओं की बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी वो थी 31 मई 57। लेकिन 31 मई 57 से पहले 29 मार्च को अगर ये प्रश्न आता है कि क्रांति का पहला शहीद था तो मंगल पांडे है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी के कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे को तुरंत फांसी दे दी गई और इस फांसी का असर ये हुआ कि देश में अन्य सैनिकों में भी ये बात फैली और धीरे धीरे क्रांति की चिंगारी थी वो ज्वाला बनती है। क्रांति का प्रारंभ माना जाता है 10 मई को। मेरठ छावनी में लगभग 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और वास्तव में अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सन 57 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो आपको करना पड़ेगा, फिर 29 मार्च सही नहीं रहेगा, फिर आपको करना पड़ेगा 10 मई। और क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मेरठ छावनी करने पड़ेगी। देखिए, मेरठ के सैनिक तुरंत 12 मई को दिल्ली आ गए और दिल्ली में उस समय किसका शासन था? क्रांति के समय शासन था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह तृतीय भी कहते हैं, कि अंतिम मुगल बादशाह थे। और उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग और बहादुर शाह जफर। देखिए, इसके बाद बहादुर शाह जफर को केंद्रीय नेता बनाया गया, क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया। तो देखिए, क्रांति के कारण क्या थे? वर्षों से अंग्रेजों की जो नीतियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह हमारे देसी माल को, हमारे भारतीय माल को ब्रिटेन ले जाती और वहाँ से बना के पक्का माल बना के लाती, इससे हमारे उद्योग धंधे उजड़ने लगे। इसके अलावा देसी राजाओं का राज्य हड़प लिया गया। डलहौजी ने हड़प नीति लगाई, बेलेजर ने सहायक संधि लगाई। इसमें क्या है, वो अंग्रेजों को देसी राजाओं से समझौता करना पड़ता और वो एक तरह से उनके गुलाम हो जाते। तो ये कई कारण थे। हालांकि हम कारणों को बात, अब इस यूनिट में से आपके लिए 5 नंबर का मैटर है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा आएगा, और 1 नंबर का एक छोटा आ सकता है। तो 4 नंबर के बड़े में अगर कारण आते हैं तो आपको कई कारण लिखने हो। 1 नंबर आएगा क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखो, तात्कालिक कारण था वो थे चर्बी के कारतूस। ब्रिटिश एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, और ये कहा जाता था कि उसमें जो कारतूस का जो ढक्कन होता था उस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी रहती थी और वो सैनिकों को मुंह से खोलना होता था। तो ये बात फैलती गई। बाद में इसकी जांच हुई तो अंग्रेजों ने भी माना कि इसमें चर्बी है, तो सैनिकों में विद्रोह हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए इसका तात्कालिक कारण माना गया चर्बी के कारतूस। हालांकि सैनिक असंतोष भी इसमें तात्कालिक कारणों में है कि सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता, अंग्रेज सैनिकों को अधिक वेतन दिया जाता, और जहाँ भी भारतीयों की वफादारी पर भी शक किया जाता था।
ऐसे स्थानों पर भारतीय सैनिकों को नहीं लगाया जाता जहाँ कहीं कोई वफादारी संबंध कोई मामला हो। दूसरा राजनीतिक कारण, तो देखो राजनीतिक कारण में तो डलहौजी रहा है। डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य को बढ़ाने के लिए देशी राजाओं को, भारतीय राज्यों को कई नीतियों से, गोद निषेध नीति थी, किसी राजा के कोई संतान नहीं थी तो उसने गोद लिया, दत्तक पुत्र, उसको नहीं माना। जैसे झांसी था, सतारा था, नागपुर था, इनको गोद नीति के तहत इनके राज्य को अंग्रेजी राज्य मिला लिया। किसी को कुशासन के नाम पर मिला लिया, जैसे बेगम हजरत महल का अवध में शासन था, उनसे कहा जा रहे तुम भाई अच्छा शासन नहीं चलाते तो कुशासन है। तो इस तरह से डलहौजी की हड़प नीति थी, एक तो डलहौजी की हड़प नीति थी। और दूसरा कारण था बेलेजली। बेलेजली ने जो सहायक संधियां की उससे भी राजाओं को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो ये दोनों राजनीतिक कारण थे और भारतीय राजाओं को ये लगने लगा कि उनका राज्य सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर इस क्रांति में जो राजा आए हैं वो वही थे जिनके राज्यों पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनको हड़पने की कोशिश की। सामाजिक कारणों की बात करें तो देखो अंग्रेज की जो रंगभेद नीति थी, अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से ऊंचा समझते। रंगभेद नीति इतनी ज़्यादा थी कि ये समझ लीजिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीय यात्रा नहीं कर सकते। अंग्रेजों के क्लब हैं, होटल है, उनमें भारतीय उनके उत्सवों में शामिल नहीं हो सकते। और तो और अगर कोई अंग्रेज निकल रहा है तो भारतीय अपनी घोड़ा गाड़ी या अपने वाहन से नीचे उतर जाएगा और जब तक खड़ा रहेगा जब तक वो निकल नहीं जाए। तो देखो ये कितनी रंगभेद नीति थी। तो ये भी सामाजिक कारण है, भारतीयों को तुच्छ समझना भी सामाजिक कारण था। धार्मिक कारणों की बात करें तो भारतीयों को ऐसा लगा कि अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश की, सिखों को हमसे अलग करने की कोशिश की। तो लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटेन से जो पादरी लोग थे, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, उनको भारत लाने का अवसर देने लगे और धीरे धीरे भारतीयों को अगर ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उनको अधिक सहूलियतें, अधिक सुविधाएं देने का। तो अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म का प्रचार था और हिंदुओं और भारतीयों के मन में भावना आई कि अंग्रेज हमें धीरे धीरे हमें ईसाईकरण करना चाहते हैं। आर्थिक कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उस व्यापार में भारत के जो कच्चा माल था उसे ले जाते, भारत के कच्चे माल, भारत के वस्तुओं पर अधिक टैक्स था और ब्रिटेन से, लंदन से जो माल लाते वो भारतीय माल को बना उसे महंगे और ऊंचे दामों पर बेचते, उसको कम टैक्स था। भारतीय उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे, लोग बेरोजगार होने लगे और इस प्रकार से ये भी असंतोष था। ये सारी चिनगारियाँ थीं, लेकिन चिनगारियों का लावा बनाने में काम किया सैनिकों ने और देशी राजाओं ने। सैनिक वो जो कम वेतन पा रहे थे और चर्बी के कारतूस खोलने के लिए बाध्य किए जा रहे थे, तो उन्होंने विद्रोह किया। और उसके अलावा देशी राजा वो जिनके राजा हड़पे गए। अब देखिए क्रांति के मुख्य मुख्य केंद्रों की हम बात करेंगे। क्रांति की शुरुआत वास्तव में सैनिक छावनियों से, मेरठ और बैरकपुर छावनियों में। ऐसे ही राजस्थान में भी हमारी कई छावनियाँ थीं जिनमें ये विद्रोह हुआ। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 12 मई को दिल्ली में तख्त खां, जो बहादुर शाह जफर का सैनिक था, उसको नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व था, उसमें राष्ट्रीय नेता चुने गए बहादुर शाह जफर। इसके अलावा बिहार में 80 वर्षीय बूढ़ा, बिहार में कुंवर सिंह थे, 80 वर्ष के कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा जाता है और वो आरा के रहने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी और राव गंगाधर की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पुत्र को गोद ले लिया, लेकिन गोद पुत्र को राज्य देने से इनकार कर दिया। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह में आ गई। नागपुर में भी यही हुआ, गोद निषेध नीति का शिकार हुआ। सतारा हुआ शिकार। राजस्थान में कोटा में, देखिए राजस्थान में भी क्रांति हुई, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस क्रांति है वो आऊगा, पाली जिले में है, और कोटा में मेहराब खां और जयदयाल और मेहराम खां ने, कोटा के जो महाराज थे राम सिंह थे, उनको बंदी बना लिया और 6 महीने तक कोटा में शासन किया। वहाँ बर्टन एक भयंकर क्रूर अंग्रेज अफसर था, उसका सिर काट के नगर में घुमा दिया। और यही बात आऊगा में हुई। आऊगा में ठाकुर कुशाल सिंह थे, उन्होंने मौक मौनसन का सिर काट के और आऊगा के दुर्ग पर लटका दिया। आऊगा में भिथौड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे अंग्रेजों का, गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। ऐसे ही दक्षिण भारत में भी जो रंगा बापू थे, उन्होंने सन 57 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया। अब देखिए सन 57 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, हमने नहीं लिखा है, पर परिणाम ये निकले। पहला बड़ा परिणाम निकला राजनीतिक परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। दूसरा एक कारण था, वो ये था कि भारतीयों के मन में से, हालांकि ये क्रांति असफल रही, अंग्रेजों ने बाद में सारे क्रांतिकारियों को दबा दिया या उनको दंड दिया,
या हम ये कहें कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को भारतीय लोग पहले श्रेष्ठ समझते थे और वो सोचते थे हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये डर दूर हो गया और लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेज भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम अंग्रेजों को भी हरा सकते हैं, अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। एक तीसरी बात इस क्रांति की जो बात थी वो ये थी कि ये क्रांति कुछ ही लोगों तक सीमित रही, पूरे देशी राजाओं ने इसमें साथ, देशी राजा अंग्रेजों के साथ थे, तो ये भी क्रांति की असफलता का कारण था। तो इसके परिणाम ये भी हुए कि आगे देशी राजाओं को भी समझ में आया कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो हमें अंग्रेजों के खिलाफ आना है। अब क्रांति के बारे में किसने क्या कहा, देखिए बी.डी. सावरकर एक ऐसे थे जिन्होंने इस क्रांति को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी.डी. सावरकर महान देशभक्त थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में इसको देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। एक अंग्रेज हुआ है बेंजामिन डिज़रेली। देखिए बेंजामिन डिज़रेली है, वो ब्रिटिश लेखक है, फिर भी उसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इस क्रांति को वैसे ज्यादातर लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं और सैनिक विद्रोह कहने वालों में जो मुख्य थे वो थे लॉरेंस, सीले, राइट्स और सर सैयद अहमद खान ने। और वैसे भी इतिहासकारों ने इसको एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, क्योंकि ज्यादातर इसमें क्रांति करने वाले लोग थे वो सैनिक थे। आम जनता इसमें बहुत कम जुड़ पाई। आम जनता जुड़ी है तो कहाँ जुड़ी है ये हम आपको बताएंगे अभी। इसके अलावा जॉन ब्रूस नॉर्टन है, जॉन ब्रूस नॉर्टन, उन्होंने इसको जन विद्रोह कहा। इसका मतलब जनता जुड़ी है, क्योंकि इस क्रांति में हमने जब लाल कमल और चपाती इसका प्रतीक बनाया, पहले से तिथि निर्धारित की, घर घर में जाकर प्रचार किया, तो इसका मतलब ये जन विद्रोह था, दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये बात जॉन ब्रूस को दिखाई दी और जॉन ब्रूस नॉर्टन ने इसको जन विद्रोह कहा और टेलर और आउटर ने इसको मुस्लिम षड्यंत्र कहा। उसने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों का षड्यंत्र था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि बहादुर शाह जफर या जो मुस्लिम थे उनके साथ अंग्रेज अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने ये किया। हालांकि इनमें ज़्यादा जो बात है वो ये है कि इसको सामान्यतः इतिहासकार सैनिक विद्रोह कहते हैं और हम भारतीय इसे बी.डी. सावरकर की बात माने तो इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता, क्योंकि ये चिंगारी ही है जो आगे चल के 1947 तक हमें ले जाएगी। देखिए इस बात को याद करने के लिए हमने एक कविता तैयार की है, आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। आप एक बार यहाँ दिखाएं। देखिए, लाल कमर और गोल चपाती जन जन ने पहचानी थी। इस क्रांति का प्रतीक क्या था? क्रांति का प्रतीक था वो था लाल कमल और गोल चपाती जन जन ने पहचानी थी। जगा दिया सोते भारत को, जगा दिया सोते भारत को, वह 57 सुनामी थी। प्लासी से जो राह मुड़ी वह हुई 100 साल पुरानी थी। 1757 में प्लासी में जब पहली बार बंगाल का नवाब हार गया, वहां से क्लाइव ने भारत में नींव रख दी। अब 100 साल में पहली बार एक मोड़ आया। प्लासी से जो राह मुड़ी वह हुई 100 साल पुरानी थी। अंग्रेजों को खाड़ फेंकने की, अंग्रेजों को खाड़ फेंकने की लोगों ने ठानी थी। बैरकपुर मंगल पांडे ने, बैरकपुर मंगल पांडे ने पहले बंदूक तानी थी। 10 मई मेरठ जलन लगा तब क्रांति सबने जानी थी। लाल कमल और गोल चपाती जन जन ने पहचानी थी। जगा दिया सोते भारत को, जगा दिया सोते भारत को, वह 57 सुनामी थी। 57 की सुनामी जो शुरू हुई है। अब देखिए इसकी दूसरी बात देखिए, बिहार में बूढ़े शेर कुंवर ने, आरा के बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने, उसको बूढ़ा शेर कहा जाता है। बिहार में बूढ़े शेर कुंवर ने अब लड़ने की ठानी थी। रंगा बापू दक्षिण में भी रच रहे यही कहानी थी। हजरत बेगम अवध में, हजरत बेगम नाना कानपुर में, तांतिया टोपे, हजरत बेगम नाना तांतिया, लक्ष्मी भी मर्दानी थी। तख्त खाने दिल्ली सवाली बहादुर शाह की निशानी थी।
जगा दिया सोते भारत को वह 57 सुनामी थी। अब देखिए कारणों पर नया प्रकाश डाला है। डलहौजी की हड़प की नीति अब सबने पहचानी थी। डलहौजी की हड़प की नीति अब सबने पहचानी थी। बेलेजली की सहायक संधि नहीं किसी ने मानी थी। चरबी के कारतूस न खोलें, चरबी के कारतूस न खोलें, सैनिकों ने ठानी थी। रंगभेद की अंग्रेजों की नीति हमें मिटानी थी। लूट रहे अंग्रेज देश को, लूट रहे अंग्रेज देश को, तब जनता ने जानी थी। जगा दिया सोते भारत को वह 57 सुनामी थी। तो देखिए ये था सन 57 की क्रांति। इसकी असफलता का एक कारण ये भी रहा कि कोई अच्छा नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर एक बूढ़े बादशाह थे और उन्होंने वो दमखम नहीं था। दूसरी बात, देसी राजाओं ने साथ नहीं दिया, देसी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। केवल वही देसी राजा थे जो अंग्रेजों से प्रताड़ित थे और जनता की भी पूरी तरह भागीदारी नहीं रही। नहीं तो ये 100 साल में ही भारत का इतिहास कुछ और होता। और 58 फिर भी 1857 की जो क्रांति है भारत के इतिहास के, आज़ादी के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।